नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियो विजुअल क्लियर है? तो आज 16 दिसंबर फ्राइडे में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स बूस्टर में। ये हमारा आज का एजेंडा। आप सबको अच्छे लग रहे हैं सेशंस? मजा आ रहा है? गुड गुड गुड। तो ये मैं प्रीमियम मोड में रिलीज कर रहा हूं। ये हमने आज दोपहर में बना लिया था सेशन, और अब हम प्रीमियर में रिलीज कर रहे हैं ताकि आप लाइव चैट में बढ़िया पार्टिसिपेट कर पाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं अटेंड करने, भाई तुम्हारी एक बेसिक ड्यूटी कि जब आओ तो आते समय कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखो, सेशन के दौरान कुछ इमोजीज डालो, एक दो रिएक्शंस दो, और जाते समय 100 में से सेशन की मार्किंग करके जाना है। ये तुम्हारी ड्यूटी, ध्यान रखना। शुरू करें आज का काम। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारी जो सबसे पहली न्यूज है वो है इंडिया का डिफेंस। मैंने आपके साथ पिछले एक महीने में 5-6 बार इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे तो काफी बात कर ली, लेकिन अब हम आज थोड़ा सा ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन आया है, भारत कितना स्पेंड कर रहा है। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, द ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर फॉर इंडिया हैज बीन राइजिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और अभी हम ये पाते हैं प्यारे दोस्तों कि हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है $55 बिलियन से बढ़ के $75 बिलियन तक पहुंच चुका है 2021 में। तो भारत जैसे जैसे चाइना से, पाकिस्तान से खतरे का एक सेंस लेता जा रहा है, ये अलग अलग डोकलाम स्टैंड ऑफ हो, या पुलवामा का इशू हो, या गलवान का इशू हो, या तवांग सेक्टर का इशू हो, तो भारत पैसा ज्यादा निवेश कर रहा है डिफेंस में, और ऐसा हमारा डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है, विच सीम्स टू बी क्वाइट अ लॉजिकल कोरोलरी ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड। भारत दुनिया में मिलिट्री स्पेंडिंग में 1, 2, 3 नंबर पे है। 2021 के फिगर्स हैं बेटा ये। अमेरिका ने $800 अरब खर्च किए, चाइना ने 293 खर्च किए, और इंडिया ने $77 बिलियन खर्च किए। उसके बाद आता है यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी, जापान, साउथ कोरिया। ये सब 60, 50, $40 अरब साल वाले हैं। इंडिया 76, चाइना 293 और अमेरिका 800। अब ये बहुत अजीबो गरीब रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है यहां। तो आप इंडिया और चाइना का रेशियो अगर निकालोगे तो 76.6:293 आ रहा है। तो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है 4 गुना कर रहा है चीन। लेकिन चीन ये जो 4 गुना कर रहा है हमसे ज्यादा खर्चा, इसमें ध्यान रखिए उसको अपना पूरा का पूरा पैसिफिक फ्रंट भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि चीन को सिर्फ भारत से ही टक्कर लेनी है, और पैसिफिक फ्रंट पे उसकी टक्कर सीधे अमेरिका से है। अमेरिका के साथ में जापान भी है, अब तो ऑस्ट्रेलिया भी ऑकस बन गया, आ गया है। आसियान भी सिक्योरिटी के लिए तो अमेरिका की तरफ ही देखेगा। तो इसलिए चाइना के इस बजट को पहले तो आप हाफ कर दो। अगर आपको इंडिया के साथ कंपटीशन में देखना है, उस केस में वो हमसे डबल होता है। मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में भी बताया था, शी जिनपिंग ने पिछले 10 सालों में जो एक काम किया है वो ये है कि साइबर वॉरफेयर, रॉकेट वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, AIML-DL टाइप का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब में उसने काफी पैसा डाला है। और उस सब से अगर कोई डिसप्रपोर्शनेट ताकत उनके पास आती है तो वो तो कभी युद्ध होगा, जो हम यही प्रार्थना करते हैं कि कभी ना हो, तभी पता चल सकता है। तो ये आपको फिगर्स का एक रेशियो समझ में आता है। अमेरिका अभी भी इट रिमेन्स दी लिटरल 800 पाउंड गुरिल्ला इन द रूम, लिटरली $800 बिलियन। तो भारत ने अपने जीडीपी का कितना परसेंट स्पेंड किया? 2.66% ऑफ आवर जीडीपी हैज बीन स्पेंट ऑन डिफेंस। अमेरिका ने अपने जीडीपी का 3.5 स्पेंड किया और उसका जीडीपी है $34 ट्रिलियन। चाइना ने अपने जीडीपी का 1.7 किया और उसका जीडीपी है $18 ट्रिलियन। आपको याद होगा जब 15वां वित्त आयोग बना था, कौन थे चेयरमैन भैया? 15वें वित्त आयोग को बनते समय भारत सरकार ने फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को बोला था कि इस बात की पॉसिबिलिटी देखिए कि क्या शेयर्ड पूल ऑफ टैक्सेस से एक हिस्सा पहले ही काट के डिफेंस में डाला जा सकता है क्या, और जो बचेगा उसकी शेयरिंग होगी। तो स्टेट्स ने इतना हो हल्ला मचाया, क्योंकि वैसे ही शेयरिंग में दिक्कत आ रही है। सेंटर तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगा के, सेस लगा के नॉन शेयरेबल ले जाता है पैसा, लाखों करोड़ों, जो स्टेट्स को मिलता ही नहीं है। और कोविड के चलते स्टेट्स के वैसे भी रेवेन्यूज की हालत खराब है, और 5 साल का जीएसटी कंपनसेशन का पीरियड खत्म हो चुका है। तो उन्होंने बहुत चिल्ला पुकार मचाई, तो सेंटर ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया फॉर्चुनेटली। लेकिन प्रॉब्लम तो बनी हुई है ना, वी नीड मोर टू स्पेंड ऑन डिफेंस। 100 बातों की एक बात ये आती है कि जब तक इकोनॉमी लगातार 8, 8.5, 9% से हर साल ग्रो नहीं होगी, सेंटर के पास उतना रेवेन्यू का लीवे ही नहीं आएगा कि वो डिफेंस को ज्यादा पैसा दे पाए।
अगर मैं इसको भारत के बजट के साथ जोड़ के बताऊं, अभी जब बजट आएगा तो मैं आपको उसका बहुत डिटेल एनालिसिस हर साल देता हूं, इस साल भी दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे का भी दूंगा। हम ये देखकर बड़े अचरज में पड़ सकते हैं कि भारत का रेवेन्यू डेफिसिट लगातार बना हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस आपका जो रेवेन्यू आया है सरकार का, रेवेन्यू रिसीट। ये तो हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट होना ही नहीं चाहिए, सरप्लस होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है आज की सरकार चलाने लायक भी पैसा नहीं है आपके पास, उसके लिए भी आपको बोरो करना पड़ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात अलग हो गई। इस लाइट में ये सारी चीजें थोड़ी सी चिंता, तो मैंने आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताने की कोशिश की। भारत दुनिया में सबसे बड़े आम इंपोर्टर्स में से एक है, सऊदी अरेबिया के बाद भारत का नंबर लगता है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड में सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर रही है, जिसमें जो बड़ी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी इन सबको आपने डिफेंस पीएसयूज के रूप में भी रीस्ट्रक्चर होते हुए देखा था। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर साउथ एशिया में चाइना ने कभी बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की तो नंबर्स कैसे स्टैकअप हो रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। वैसे उस बात की संभावना कम है कि चाइना कोई बहुत बड़ा घातक कदम उठाएगा, और अगर होगा तो फिर इंडिया तो तैयार उसके लिए रहेगा ही। अब हम आते हैं अगली खबर पर, बांग्लादेश के साथ। अचानक से जो सब कुछ अच्छा दिख रहा था, 1-1.5 साल पहले बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम के बराबर आ गया था। अब ऐसी खबर आई है कि बांग्लादेश जो है वो आर्थिक संकट में फंस गया है। श्रीलंका स्टाइल का आर्थिक संकट तो नहीं है, जहां पर 5 गलत डिसीजन एक साथ हो गए थे। आपको श्रीलंका की कहानी पता ही है ना, वहां पे 5 बड़ी चीजें एक साथ गलत हो गई थी। आपको पता ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नशा चढ़ गया था अचानक से, और राजपक्षे साहब ने सारा केमिकल फर्टिलाइजर बंद करवा दिया, तो प्रोडक्शन 40% डाउन हो गया था। ऐसा कोई करता है क्या? तो उन्होंने कर दिया था। जब ज्यादा टैक्सेस की जरूरत थी तो टैक्स रेट भयानक गिरा दिया था। कोविड आ गया तो टूरिज्म पूरा खत्म हो गया और आपके डॉलर की अर्निंग कम हो गई। 3 तो मैंने बता दिए। श्रीलंका की 2 और बड़ी प्रॉब्लम्स आप बताओ। मैं आता हूं बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी में अचानक से ये खबर आई कि भैया आईएमएफ के दरवाजे पे बांग्लादेश खड़ा है कि तेरे दर पर आया हूं, कुछ करके ही जाऊंगा, झोली झोली भर कर जाऊंगा या मर के जाऊंगा। ऐसा कुछ गीत था बॉलीवुड का, कभी एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे। तो वो आईएमएफ के दर पे खड़ा है कि भैया झोली में कुछ तो दे दे मालिक, और आईएमएफ की ठीक है बच्चा, हम तुम्हारी झोली भर देंगे। आईएमएफ तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टर है, इसीलिए आईएमएफ बनाया भी गया था, और आईएमएफ ने जो है वो बांग्लादेश की झोली भर दी। बट द पॉइंट इज दैट एन इकोनॉमी दैट वाज डूइंग सो वेल, उसको $4.5 अरब का यानी 37,000 करोड़ का आईएमएफ से अभी एक इकोनॉमिक असिस्टेंस क्यों लेना पड़ गया? और ये तो बहुत बड़ा रिवर्सल हो गया है बांग्लादेश के लिए। ऐसा बता रहे हैं कि बांग्लादेश की सारी समस्या यहां से शुरू हुई है कि जब से ये यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है और पैरेलल में वेस्ट में रिसेशन आया है, तो जो पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट रही है, और वो भी लार्जली टेक्सटाइल गारमेंट के क्षेत्र में, उसमें अचानक से गिरावट आ गई, जिस वजह से देश के साथ में सारा एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हो गया है 4.1% हो गया है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में $18 अरब हो गया है। नॉर्मली ये लोग सरप्लस में चला करते थे। तो जब बांग्लादेश को अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई पिछले 1-1.5 साल में, तो वहां की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। शेख हसीना आवामी लीग बिल्कुल आयरन ग्रिप रखे हुए हैं बांग्लादेश की राजनीति पे, और उसमें अपोजिशन को पूरी तरह से कुचल देना, उनको जेलों में ठूंस देना। बांग्लादेश की राजनीति इज द राजनीति ऑफ द 2 बेगम्स। तो यू हैव शेख हसीना ऑफ अवामी लीग एंड यू हैव बेगम खालिदा जिया ऑफ द बीएनपी। इनके बीच का ही सारा झगड़ा चलता रहता, मतलब बाकी के लोग यही सोचते हैं कि हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। तो अब क्योंकि इकोनॉमी में अचानक से स्लो डाउन आ गया और ये प्रॉब्लम्स हैं, तो बीएनपी को अब मौका मिल गया 10 साल बाद। तो पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, और हो सकता है कि शेख के लिए अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम पहली बार हाल फिलहाल में ज्यादा आने लग जाए। बांग्लादेश की करेंसी जो कि टका है, उसमें भी जबरदस्त गिरावट आ गई है, और करंट अकाउंट बैलेंस उनका नेगेटिव में चला गया। तो आईएमएफ से जो पैसा मिलेगा, बेसिकली एडिशनल फिस्कल स्पेस मिलेगी। अभी इन्फ्लेशन जो बहुत ज्यादा हो गया है, वर्तमान में उनका इन्फ्लेशन रेट 9% के आसपास पहुंच गया है, तो जनता भी उससे काफी दुखी है। ये सब चीजें धीरे धीरे कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, और सही प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बिना रोके सरकार को डिसीजन ले पाएगी। आईएमएफ जब बना था ना 1945 में वर्ल्ड बैंक के साथ में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, तो हम कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए, ये सोच के आईएमएफ बनाया गया था। आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक था, और एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनते बनते रह गया, उसकी जगह गैड बना था।
आईएमएफ इसलिए बना था कि जब ऐसे देश डूबे तो उनको तुरंत पैसा दो, ताकि अगला हिटलर पैदा ना हो सके। और जो देश तबाह हो गए उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और उन्होंने अपना काम अपने लेवल पे तो ठीक ठाक निभाया है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की एक बहुत ही सो कॉल्ड गोल्डन इकोनॉमिक जर्नी में ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया। यहां से आगे एक बात मैं आपको ये बता सकता हूं, पॉलिटिक्स काफी हद तक डिसाइड करेगी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कैसे बिहेव करेगी। अगर अब यहां ऑटोक्रेटिक पॉलिटिक्स और ज्यादा फैला दी शेख हसीना ने तो दिक्कत भी हो सकती है। अगर सबको साथ लेके चलेंगी तो चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज कर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शायद न आए। समझ में आ गया? तो भैया कमेंट थ्रेड में सबसे पहले हमें बताओ कि अभी तक के सारे सेशन कितने स्टूडेंट्स ने देखे। लाइव चैट में जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े, आते ही आपने कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं कि नहीं, कुछ अच्छे अच्छे इमोजीज डाले हैं कि नहीं। दोस्तों, जिन लोगों का जन्मदिन होता है, जो लोग लिखते हैं कि सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे, उनको विश किया करो यार। क्या करते हो यार, हैप्पी बर्थडे तो विश करना चाहिए। और अभी तक के सारे सेशन देख लिए, सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, ये सब डाउनलोड करने लायक हैं, लिंक नीचे हमने दी है, करके उनको समझिए, आपको हमेशा मदद ही होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये बड़ा शानदार कोर्स चल रहा है। अगर आप जनरल स्टडीज में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने में पसीने छूटने लगते हैं, तो हमारे इस कोर्स में आप आइए पूरे कॉन्फिडेंस से, 6 महीने हमारे साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। आई वेलकम यू टू द ब्यूटीफुल आंसर राइटिंग कोर्स। एनरोलमेंट की लिंक नीचे है। अब मैं आपको संस्कृत की तरफ लेकर चल रहा हूं। भाषाओं में बहुत सारा रिसर्च दुनिया भर में चलता है। संस्कृत में रिसर्च पूरी दुनिया में चलता है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में सिर्फ भारत में काम होता है। जिस तरह दुनिया भर की अलग अलग एंशंट और कल्चरल लैंग्वेजेस में और क्लासिकल लैंग्वेजेस में दुनिया भर में रिसर्च होता है, वैसे ही संस्कृत में रिसर्च ये लंदन से है। तो ये खबर क्या है? देखिए, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ऋषि राज पोपट। मिस्टर राज पोपट ने एक 2500 साल पहले का ऋषि पाणिनि का दिया हुआ कोड अभी क्रैक किया है। तो मैं सरल भाषा में समझा देता हूं इन्होंने क्या किया है। देखिए, पाणिनि जो थे, उन्होंने अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी थी। ये एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है। अष्टाध्यायी यानी संस्कृत के व्याकरण के नियम, ठीक है? तो उसको काफी अच्छी तोप किताब माना जाता है। अब उसमें उन्होंने बहुत सारे नियम दिए थे, और एक पर्टिकुलर नियम ऐसा है कि आज तक उसको जब अप्लाई करते थे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आते थे। वो नियम ये कहता है कि आप वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन ऐसा करो और ऐसा करो, एक नीचे से और एक ऊपर से, और ऊपर वाला प्रिवेल करेगा जब नीचे वाले से क्लैश हो। मैं एकदम क्रूड भाषा में समझा रहा हूं। लेकिन जब वो रूल अप्लाई होता था तो 2500 सालों में ऐसा देखा गया कि वो वर्ड्स कंसिस्टेंटली नहीं बनते थे। तो ये जो ऋषि राज पोपट साहब हैं, पीएचडी स्कॉलर, उन्होंने नीचे और ऊपर की बजाय बोला कि शायद पाणिनि ये चाहते थे कि पहले लेफ्ट में लगाओ ये नियम और अगला नियम राइट में लगाओ और वर्ड सही बने। और देखा तो सारे वर्ड सही बनने लग गए, ग्रामेटिकली करेक्ट। तो instead of bottom and top application of the two rules of a certain meta rule given by Panini, he did it left to right, and the words actually ended up coming correct. And this happened for the first time in 2500 years. आपको समझ में आ गया? तो यह है पाणिनि के 2500 साल पुराने नियम को पहली बार किसी के द्वारा आधुनिक युग में क्रैक किया जाना। कितनी मजेदार बात है ना, और ये खबर कितनी मजेदार है। तो ये नियम जो है उसको लैंग्वेज मशीन कहते हैं, क्योंकि उससे वर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड बनते हैं। तो पाणिनि साहब की आपको माइथोलॉजी की कहानी तो पता है ना। तो माइथोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि पाणिनि जो है वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। तो वो जिस गुरुकुल वगैरह में जाते थे, वहां के गुरुजी ने बोला कि भाई तुमको शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी, और शिव जी की आराधना करोगे तो शिव जी ही तुमको अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे। हिमालय में जाके तपस्या की, शिव जी प्रकट हो गए डमरू लेके, क्या चाहिए बच्चा? उन्होंने बोला ज्ञान दे दो, बढ़िया वाला, एकदम मस्त, मजा आ जाए। उन्होंने हाइड्रोजन ग्रेविटी नहीं मांगा, आप लोग मांग लेना अगर शिव जी आ जाए तो पाणिनि जी को महेश्वर 14 सूत्राणी की आवाज दी शिव जी ने। और नेचुरली ये बड़ी खूबसूरत कहानियां हैं जो हमें लॉजिक बताती हैं। तो उसमें 14 स्वर निकले जिनकी मदद से उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी वगैरह वगैरह। तो वो जो 14 स्वर शिव जी के डमरू से जो निकले थे, अयुण रिल रुक ए ओड ए ओच है वरट लण नमड़ डनम। तो शिव जी डमरू बजा रहे हैं और ये आवाजें निकल रही हैं, और इनकी मदद से उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। दैट्स हाउ द स्टोरी गोज। फिर से बताता हूं। अयुण रिल रुक ए ओड ए ओच है वरट लण नमड़ डनम
झभन घड़ दश जब गढ़ दश खप छटत चट तव कपय शस सर हल। इसको महेश्वर 14 सूत्राणी कहते हैं। ये गजब की कहानी है। इस पे से कैसे आगे संस्कृत का ग्रामर बना वो अब, और उसमें क्या क्या हो रहा है वो आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में हमने ये देखा। ऐसी रिसर्च का क्या यूज होता है भाई? ज्ञान का यूज ज्ञान होता है, हमेशा याद रखना। जो लोग इसके साथ एक वैल्यू अटैच करते हैं या उसमें यूटिलिटेरियन देखना चाहते हैं, आप ज्ञान के दुश्मन हो। ज्ञान को कई बार केवल प्योर ज्ञान के हिसाब से देखना चाहिए, इसके लिए नहीं कि उसका क्या कमर्शियल यूज होगा, उससे क्या टेक्नोलॉजी बनेगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो फिर समाज में कभी कोई ओरिजिनल चेक ही नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस साल इलॉन मस्क के लिए बड़ा खराब समय है। 109 अरब डॉलर से उसकी दौलत जो है वो कम हो गई है और बेचारा बहुत गरीब हो गया। अब उसके पास केवल 100 अरब डॉलर ही बचे हैं। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि टेस्ला का स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया है और उसके अलावा अब उन्होंने ट्विटर में भी अच्छा खासा पैसा लगा दिया है। और पिछले 12 महीने में मार्क जकरबर्ग भी बहुत तेजी से उनका सितारा डूबा और कह रहे हैं कि हो सकता है मेटा पूरी तरह से ही डूब जाए एक दिन। पैरेलल में भारत की शान अडानी एम्पायर के राजा श्रीमान गौतम अडानी, उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, जिससे पता चलता है कि विश्व गुरु भारत हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। हमारे लिए, सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। हो सकता है बहुत जल्दी ये भाई साहब नंबर 1 पे दिखाई दें, कितनी अच्छी बात होगी। तो अमीर लोगों की दुनिया में इस तरह से फॉर्च्यून्स बड़े टंबल कर सकते हैं। साल में 109 अरब डॉलर से फॉर्च्यून नीचे आ गया। मुझे नहीं लगता उससे मस्क को जरा सा भी फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज द काइंड ऑफ मैन ही इज, ही आई डोंट थिंक चेजेस वेल्थ, he chases a lot of other adventures and I don't think he really ever celebrated when he was one, at least that I am certain of, जितना मुझे ज्ञान है। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। तो ये जब खबर आती कि इतने पॉइंट से गिरा तो अगले दिन फिर खबर आ जाएगी कि 500 पॉइंट से ऊपर हो गया। तो इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इनके उतार चढ़ावों से आपको खुश होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको बिल्कुल ही दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले 2-3 दिन में फिर से ऊपर आ जाएगा। मैंने ये न्यूज विशेष तौर पे इसलिए ली, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती जब भी मैं ऐसी न्यूज देखता हूं कि हाउ डिपेंडेंट वी आर नाउ ऑन दी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। तो वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स पे हमारा मार्केट कितना डिपेंडेंट हो गया है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स के रेट बढ़ाने, रेट घटाने, रेट बढ़ाने, रेट घटाने से? तो आप हमें बताएं कमेंट थ्रेड में। अगले 1 साल पश्चिम जो है रिसेशन की चपेट में रहेगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी पे हमने उसका असर ऑलरेडी देख लिया है। भारत पर उसका असर अभी तक घातक इसलिए नहीं हुआ है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, 3.2 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारे आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स फिर भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बंदी हो गए, माइनस में चले गए। तो हम पर बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा असर नहीं आने वाला है। लेकिन हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, हमारा ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। रघुराम राजन अभी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, तो उसने इंटरव्यू वगैरह जब हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि भारत का अगर अगले साल 5% का भी ग्रोथ आए तो हम बहुत खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं वो अभी बहुत तेज है। कहीं ना कहीं अगले 1 साल सरकार को इकोनॉमिक मैनेजमेंट बड़े ध्यान से करना होगा, ताकि हेडविंड जो है बहुत ज्यादा ही एक्सिलरेट न हो जाए। ये एक और खबर मैं आपको देके जा रहा हूं, सिर्फ ये बहुत ज्यादा टेक्निकल न्यूज है लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। आप जानते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। पिछले 100 सालों में वहां पर जिस तरह से बड़ी कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे हाशिए पे धकेले जा रहे हैं, तो अब वहां के मैनेजमेंट ने फंडामेंटल चेंज इन ट्रेडिंग पॉलिसीज का तय किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, थोड़ा और डेमोक्रेटाइजेशन करने का वॉल स्ट्रीट ने कोशिश की। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम वॉल स्ट्रीट कहते हैं, डाउ जोन्स स्टॉक एक्सचेंज उसका इंडेक्स है। तो क्या आपको दुनिया के कुछ 5-6 इंडेक्स पता है स्टॉक मार्केट के? मतलब सेंसेक्स को छोड़ दो, निफ्टी को छोड़ दो, डाउ जोन्स को छोड़ दो, इसके अलावा और अलग अलग मार्केट्स के टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या कहते हैं, कौन बताएगा भैया? हांगकांग स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? लंदन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को क्या कहते हैं? आप मुझे 3 इंडेक्स के नाम दे दो कॉम में फटाफट। लाइव चैट को थोड़ा सा लाइवली रखो तो मजा भी आएगा, है कि नहीं? हालांकि मैंने ये सेशन दिन में किया था और प्रीमियर मोड में रिलीज कर रहा हूं ताकि लाइव चैट का एक मजा बना रहे। एस जयशंकर साहब हमेशा की तरह फुल फॉर्म में चल रहे हैं। पाकिस्तान पे तगड़ा हमला किया उन्होंने, वही आतंक वाले मामले पर, और अपनी कंसिस्टेंट जो स्टैंड है उसको रिपीट किया है। और उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेरर नर्सरीज हैं और उनको भारत पर हो रहे इसके प्रभाव से फर्क नहीं पड़ता, जो कि गलत बात है। एंड पाकिस्तान शुड रियली वर्क हार्ड टू एलिमिनेट दैट ब्लॉट ऑन इटसेल्फ। ये पूरी एक स्टैंडर्ड न्यूज़ जो होती है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि हमारे मंत्री महोदय जो हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई भारत के जितने भी परमाणु संयंत्र हैं
ऐसा हमारे मंत्री महोदय ने बताया, वो पूरे सुरक्षित हैं साइबर अटैक से। अभी क्योंकि एम्स में जो साइबर अटैक हुआ, जो कंफर्म्ड है कि चाइना से हुआ, उसकी लाइट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जितेंद्र सिंह मंत्री महोदय से पूछा कि क्या हमारे न्यूक्लियर प्लांट सेफ हैं। आपको याद होगा दोस्तों, कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2019 में एक कंफर्म साइबर अटैक हुआ था, जो बहुत खतरनाक बात है। तो मंत्री महोदय ने कहा है कि उसके बाद हमने भारत के जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं सबको डबली सुरक्षित कर लिया है, और उनमें से कोई भी अभी साइबर अटैक झेलने की स्थिति में रहेगा। दे विल ऑल बी रेडी टू टैकल इट, वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके अलावा इसरो पे भी बात की है। यहां मैं आपको दो चीजें बता दूं। चाइना स्पेस में हाइपर एक्टिव हो गया है, और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, द नंबर ऑफ लॉन्चेस इट इज कैरिंग आउट, उसमें से कई फेल भी हो जाते हैं, कभी कभी रॉकेट नीचे आके गिर जाते हैं, 2-3 बार ऐसा हुआ है। और वो बहुत सारी चीजें सीक्रेसी में करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस एस्टेब्लिशमेंट में एक नियम है कि सब एक दूसरे को बता के करेंगे कि भाई मेरा रॉकेट आज यहां से यहां जा रहा है, तो सबको पता है कि रिस्क है। चाइना कई बार ये बिना बताए भी करता है, इसलिए भी लोग उससे बहुत नाराज रहते हैं। अब चाइना पिछले 2-3 सालों में रिकॉर्ड नंबर ऑफ लॉन्चेस कर चुका है, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जो सुपर पावर मैं बनूंगा, ये जो रेस में चाइना ने खुद को डाल दिया है, इट इज सीरियसली परसुइंग इट। इसरो के टोटल नंबर ऑफ लॉन्चेस कंपेयर्ड टू चाइना हैव बीन वेरी लो। हमारा गगनयान का प्रोजेक्ट भी कोविड के चलते अभी थोड़ा सा डिलेड चल रहा है। वी ऑल होप टू सी इट सून। पहली बात ये है। बात ये साइबर अटैक वाला जो पूरा मामला है, इसमें कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ है कि चाइना विल डेफिनेटली प्लान टू टेक सम मेजर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया डाउन इन केस इट इज प्लानिंग मोर स्कर्मिशेस एट द बॉर्डर। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो सकते हैं, काफी सारे अस्पताल हो सकते हैं, यूपीआई का नेटवर्क हो सकता है, सीबीडीसी नेटवर्क हो सकता है, बैंकिंग नेट, कुछ भी, एनीथिंग विच इज इंटरनेट बेस्ड। तो भारत सरकार को साइबर प्रोटोकॉल्स इमरजेंसी बेसिस पे अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आई होप दे आर डूइंग इट, ऑल्दो आई एम नॉट एक्टिवली अवेयर ऑफ एनी मिनिस्टर हु इज इन चार्ज हु इज एक्चुअली डूइंग दैट, बट करते ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट पे किरण रिजिजू का हमला जारी है। लगातार अटैक चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, इतना पहला कभी नहीं होता था। डीवाई चंद्रचूड़ जब से चीफ जस्टिस बने हैं, प्रैक्टिकली हर 2 से 3 दिन में लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बार बार ये बात बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो पूरा सिस्टम ही गलत है, जजेस के अपॉइंटमेंट का सब बदल दो। गवर्नमेंट पहले ऐसा कभी भी नहीं बोलती थी, तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए। इसका क्या अंत होगा किसी को नहीं पता। इनका यह कहना है कि जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, ये तो सब इलीगल है, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भारत के परिप्रेक्ष्य में मेंटेन करने के लिए कोलेजियम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रॉब्लम कोलेजियम के साथ यह है कि उसकी वर्किंग अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए, और अगर जेंडर के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी सुनिश्चित हो जाए, तो सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। क्या चंद्रचूड़ साहब वो कर पाएंगे, किसी को नहीं पता। दूसरी बड़ी बात यह है, रिजिजू साहब के पास कोलेजियम के बहुत सारे भेजे हुए नाम, इंक्लूडिंग रिआइट्रेटेड नाम, पेंडिंग पड़े हुए हैं। लॉ ये कहता है, एज पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, सरकार बाध्य है अपॉइंट करने के लिए, सरकार ने मना कर दिया है। अब सरकार अगर फाइनली मना ही कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, और इनके नाम का वारंट जारी करेगा, और क्या करेगा, देखते हैं। प्यारे दोस्तों, पावर पैक कोर्स आपके सामने है, बहुत शानदार कोर्स है, और ये और आंसर राइटिंग कोर्स मिलकर आपके लिए एक बहुत अच्छी तैयारी होगी। लिंक नीचे दिए, जानकारी लीजिए और एनरोल कीजिए। तो जब हमारे डेमोक्रेसी के बड़े पिलर ऐसे भिड़ियाते हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं किसी को तो थॉइंग करनी पड़ेगी, आइस मेल्ट करनी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करनी पड़ेगी, और रास्ता नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो रास्ता ही नहीं निकलेगा, और क्या होगा। अब चाइना में मजे की बात यह है कि या तो वो 0 कोविड करते हैं, या वो बोलते हैं सब अपना अपना देख लो भैया। तो अभी चाइना में सब अपना अपना देख लो भैया फेस चल रहा है। और उसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है कि चाइना में प्रैक्टिकली फिर से लॉकडाउन लग गया बड़े शहरों में, क्योंकि लोग ही वॉलंटरीली घर के बाहर अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए। ये तो होना ही था। आप जैसे ही 0 कोविड हटाओगे, वायरस भागेगा यहां से वहां, सबको छू के एक बार निकलेगा, एंड द केसेस विल स्पाइक। डेथ्स मे और मे नॉट स्पाइक, दैट इज द सेकेंडरी इशू, लेकिन केसेस बेतहाशा बढ़ गए हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 महीने या 4 महीने तक इसकी गिरफ्त में रहेगा। इससे वो लोग कैसे निपटते हैं, क्या करते हैं, वो देखते हैं। बट देयर इज नाउ द रिवर्स केओस। अभी तक केओस ये था कि खाना नहीं है, घर से नहीं निकल सकते। अब यह है कि इतने केसेस हो गए, घर से नहीं निकल सकते।
तो ये होता ही है। आई मीन इंडिया हैज फेस दिस, वी नो हाउ इट वेंट, चाइना इज अबाउट टू फेस इट नाउ। आई डोंट थिंक अब ये जीरो कोविड वापस लेकर आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगले 4 महीने चाइना के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। भारत में जो आप जानते ही हैं, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है, सीपी ग्राम्स। इसमें भारत के नागरिक अपने अलग अलग सरकारी विभागों के प्रति अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो इसके ऊपर पिछले 2 सालों में जो शिकायतें आई हैं उसका पूरा ये लेखा जोखा दिया हुआ है। जितेंद्र सिंह ने ही दिया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इस विभाग के। 60 लाख शिकायतें इन राज्यों में आई और उसमें से अभी 5 लाख पेंडिंग है, बाकी की रिजॉल्व कर दी गई हैं। तो इस तरह से पूरी ट्रैकिंग होती है और ये एक अच्छा पोर्टल है जिसमें ये पता चलता है कि हाँ, शिकायतें आती हैं तो उनका निराकरण होता है, विच इज एक्चुअली क्वाइट रिमार्केबल। एसिड अटैक अभी एक लड़की पे हुआ था दिल्ली में, जिसके बाद ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा निर्णय है कि एसिड सेल बिना लाइसेंस के होगा नहीं, और ऑनलाइन एसिड सेल तो इलीगल है। अब ये पता चला कि वो 2 अपराधियों ने जो उस लड़की पर एसिड फेंका वो उन्होंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदा था। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के इतने बड़े बड़े हमारे बिजनेसेस भारत में खड़े हो गए, इन चीजों में वो बिल्कुल डब्बा गोल है उनका। अब उनकी वजह से लोगों की जानी, उनकी वजह से हमले हो रहे हैं। तो बहुत ही सख्त लीगल कार्रवाई अब ऐसा लग रहा है कि होने वाली है। एंड दीज लार्ज कंपनीज शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस, and instead of chasing profits, perhaps they should chase very strong systems and processes that eliminate such possibility। कितनी डरावनी खबर है, आप ऑनलाइन एसिड बुलवा सकते हो, मतलब फिर तो बचा ही क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन देते हुए कहा है कि कोई भी सरकारी सेवक हो किसी भी लेवल का, यह जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ठोस सबूत उसके खिलाफ करप्शन के हों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी काफी होगा करप्शन के केसेस में सिविल सर्वेंट्स पे केस चलाने का। उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग घूसखोरी में एक्चुअल पूरे एविडेंसेस इकट्ठा कर पाना मैक्सिमम केसेस में टफ होता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विल डू। दिस इज अ वेरी वेरी मेजर डिसीजन। अगर इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया गया तो इसमें तो कई लोग चपेटे में आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडिया की यंग पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक डिविडेंड का रिलेशन बताता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लेख है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एफएमसीजी में घुस गई है, जहां वो अडानी से डायरेक्ट कंपीट करेगी, एचयूएल से कंपीट करेगी। उसका ब्रांड है इंडिपेंडेंस। बहुत बहुत बधाई, भारत को असली स्वतंत्रता तो अब मिलने वाली है। ये आपके लिए फ्री नॉलेज गिफ्ट्स हैं। आप जब स्टडी मटेरियल डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यूपीएससी का फ्री स्टडी मटेरियल लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ बहुत शानदार मोटिवेशनल करियर आर्टिकल्स मिलेंगे। पिछले 8 सालों के प्रीलिम्स के पूरे एनालिसिस आपको मिलेंगे। गो अहेड, मेक यूज ऑफ देम। चाइना के ऊपर एक एडिट है और भारत के ट्राइबल्स यानी आदिवासियों पर आज ये एडिट है। इनको पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। अब मैं आपसे कल शाम को भेंट करूंगा। जाते जाते कमेंट थ्रेड में प्यारी प्यारी बातें लिख के जाइए। आज का सेशन कैसा लगा हमें बता के जाइए। सबसे प्यारी खबर कौन सी लगी वो भी बताइए और 100 में से मार्क्स जरूर दीजिएगा। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।